नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है उसमें कल तक जो लिए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन थे, फिर मौर्य काल के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में था। आज जो है एक सवाल है मौर्य काल का, दूसरा है मौर्योत्तर काल का, फिर गुप्त काल का और फिर एक फोर्थ जो है वो शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहला सवाल है मौर्य काल से संबंधित है, क्या क्या कलिंग का युद्ध जो है परिवर्तनकारी था? फर्स्ट जो सवाल है। फिर है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रांताओं के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, या ऐसे कौन से तत्व जो है शामिल हुए? फिर क्या गुप्त काल स्वर्णिम था? फिर प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। तो बेसिकली जो आज के जो सवाल है उनमें जो कोई प्री से रिलेटेड है, कोई मेंस से रिलेटेड है, और ये जो है वो आर्य साक्षरकार से संबंधित है, जिनके भी इतिहास विषय है उनसे संबंधित है। तो सबसे पहला है कलिंग का युद्ध परिवर्तनकारी था कैसे? सम्राट अशोक जो कि शुरू में साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाला था, कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग करके शांतिपूर्ण नीति को अपना रहा है। वो विदेशों में ये प्रचार कर रहा है, अपने जो है शांति दूत भेज रहा है कि युद्ध वगैरह नहीं करने चाहिए, व्यक्तियों को सदैव जो है वात्सल्यता परोपकारिता की भावना से जो है रहना चाहिए। वो एक नया सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है जिसको अशोक ने धम्म कहा है। हालांकि धम्म की प्रकृति को लेकर अनेक मत मतांतर है। कोई कहता है कि धम्म जो है सामान्यतः बौद्ध धर्म का ही एक छोटा सा पार्ट है, कोई इसे कहता है कि धम्म जो है खुद सम्राट अशोक की एक राजनीतिक सोच थी, क्योंकि उस समय जो है मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका था, उसको जो है युद्ध के माध्यम से जो है उसको नहीं जीता जा सकता था। उस समय जो है तनाव जो है विद्रोह वगैरह बहुत ज्यादा होने लग गए थे। इन सब का दमन करने के लिए अशोक ने जो है धम्म की नीति का अनुसरण किया था। धम्म बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिद्धांतों का समुच्चय है जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को जो है माता पिता की पालना, प्रजा जो है वात्सल्यता किया, उसको ऐसा प्रेम देना चाहिए, वात्सल्य रूपी प्रेम से उसका पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। इसके लिए उसने शिलालेखों का निर्माण करवाया। तथा ऐसा नहीं है कि वो केवल बौद्ध धर्म का ही संरक्षक था, आजीविकों के लिए भी उसने जो अनेक गुफाएं बनाई, सुदामा, कर्ण चौपड़ और विष्णु झोपड़ी इत्यादि जो है गुफाएं बनाई। तो अशोक जो था वो सहिष्णु था, ऐसा नहीं था कि वो केवल बौद्ध धर्म को ही जो है मोटिवेट करता और पढ़ता। तो कलिंग का युद्ध इस कारण से परिवर्तनकारी था क्योंकि अशोक ने जो है भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की अवधारणा कर दी, युद्ध की जगह जो है शांति का जो है जो थी पताका उसको चारों तरफ चहु और आर्यावर्त में जो है उसको बढ़ाने का प्रचार किया। तो इस कारण से जो मगध का जो ये युद्ध होता है कलिंग का, सबसे पहले अगर साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत है तो महाजनपद काल में बिंबिसार जो है चंपा नामक जो नगरी है वहां पर जब हमला करता है तो उसकी शुरुआत मानी जाती है। कालांतर में कलिंग में जब जो है अशोक शांति घोष की घोषणा करता है तब जाकर के जो है कलिंग का युद्ध जो है वो शांत होता है और उसको एकदम से जो है साम्राज्यवादी नीति का जो है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इस कारण से कहा जाता है कि कलिंग का युद्ध जो है वो परिवर्तनकारी है और स्वयं अशोक जो है साम्राज्यवादी नीति को त्याग करके जो है परोपकारिता का भावना, वात्सल्य रूपी प्रेम को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक उसी तरह सेकंड सवाल थोड़ा प्योर हिस्ट्री का सवाल है, ये बेसिकली जनरल हिस्ट्री का था, ये प्योर हिस्ट्री का है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रांताओं के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े? तो सबसे पहले तो मौर्य काल का एंड हो रहा है। मौर्योत्तर काल में जो है चार ऐसे वंश है जो हमला कर रहे हैं। फर्स्ट है हिंद यवन, शक, कुषाण, पहलव। तो इन चारों के कारण आने से जो है भारतीय समाज जो कि मौर्यकालीन समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके ऊपर जो है ये उसमें आपको बता दें कौन कौन से तत्व ऐसे शामिल हुए, सकारात्मक भी हुए, नकारात्मक भी हुए। तो कुछ ऐसे सृजनकारी तत्व भी थे जिन्होंने सृजनात्मक जो है भूमिका निभाई, कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनसे खंडनकारी भूमिका का भी निर्वहन किया गया। तो इसमें कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो है अगर जो है सकारात्मक तत्वों को लिया जाए तो सबसे पहले जो है हिंद यवनों ने जो है सबसे पहले सिक्के चलाने का काम किया। इससे पहले जो है भारत में जो है पंचमार्क या आहत सिक्के चल रहे, तो हिंद यवनों का ये योगदान है।
शक और कुषाणों के मध्य जो है व्यापारिक उन्नति बहुत ज्यादा हुई। जब शक और कुषाणों ने जो है उस समय जो तत्कालीन प्रचलित जो था, जिसे कहते थे जो है रेशम मार्ग जो था, उस पर जो है कब्जा कर लिया था और वो टैक्स वसूलते थे। तो इससे भारत का मध्य एशिया और चाइना से जो है बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन हो गया। तो उस समय जो है सरप्लस की स्थिति होने के कारण जो है वास्तुकला में और मूर्ति कला में इत्यादि में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो सृजनकारी भूमिका या सरप्लस होता है तो शहरी अर्थव्यवस्था की ओर जो है पलायन होता है, आर्थिक रूप से जो है बहुत ज्यादा प्रगति हुई। फिर पहलों का जो शासनकाल है वो अल्प समय के लिए चला, लेकिन एक पहला शासक था गोल्डो फोर्नी, जिसके समय जो है फर्स्ट बार जो है क्रिश्चियन मिशन जो है भारत में आए और उन्होंने धर्म प्रचार का जो योगदान किया। तो इस तरह जो चारों वंश थे इन्होंने अपनी अपनी जो है भूमिका निभाई। तो इन्होंने कुछ सृजनकारी भूमिका निभाई। तो एक तो ये था, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रगति हुई। सिक्के इस समय बन रहे हैं, सिक्कों पर जो है इसमें जो जो थे समकालीन शासकों के नाम लिखे जा रहे हैं। वो जो है राजा स्वयं जो है खुद को देवी स्वरूप से जोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो परंपरा शुरू हुई वो इस समय मौर्योत्तर काल में हिंदी यवन शक कुषाण पहलवों के समय की शुरुआत मानी जाए। तो एक एस्पेक्ट अपन ने धार्मिक देखा। दूसरा अगर सामाजिक एस्पेक्ट देखा जाए, क्योंकि सामाजिक उस समय जो था मौर्योत्तर भारत में जो है उस समय, क्योंकि जब ये विदेशी जातें बहुत ज्यादा आने लगी तो वर्ण संकरता का जब भय उत्पन्न होने लगा तो मनुस्मृति के माध्यम से इस वर्ण संकट को घटाने के लिए जो है भारतीय समाज में जो है वर्ण व्यवस्था को और ज्यादा जटिल किया गया ताकि इस वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ा जाए। तो आज भी जो है मनुस्मृति में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ सकते। हालांकि दुर्भाग्य है कि इतिहास विषय में जो है मनुस्मृति की नकारात्मक बातों को जो ज्यादा बताया जा सकता है, जबकि सकारात्मक बातों को ज्यादा नहीं बताया जाता है। विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर भी जो है शूद्रों और चांडालों की जो दरिद्रता है उस समय की, वो जो है केवल एक कपोल कल्पना के माध्यम से बताई जाती है, जबकि ऐसा नहीं था। मनुस्मृति जो है अगर 2 बातें गलत कहती है तो 10 बातें जो है शूद्रों के बारे में सही भी बताती है। तो उस समय की ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि चूंकि वर्ण संकरता का जो डर था वो बहुत ज्यादा जब बढ़ गया था, तो इन सब से बचने के लिए जो मनुस्मृति घोषणा की गई, वर्ण व्यवस्था में और जो है जटिलता लाने का प्रयास किया गया, जो है सती प्रथा को बढ़ावा मिला, इससे जो है बाल विवाह को बढ़ावा मिला। तो जो भी कुप्रथाएं थी उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ये जो है नकारात्मक तत्व भी इसको कह सकते हैं। तो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा जो है इसको प्रभावित हुआ। तथा वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वंश है उनकी भी ज्यादा से ज्यादा उनको कहा गया कि आप भी जो शस्त्र का धारण कर सकते, केवल क्षत्रिय नहीं कर सकते। तो उस समय जो शुंग वंश की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हुई। शुंग वंश ने जो है पुनरुत्थानवादी कल्चर अपनाते हुए ब्राह्मण धर्म को पुनः संस्थापित करने का प्रयास किया। सातवाहन जो थे वो भी ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। तो इस तरह के उदाहरण जो है अनेक जो मिलते हैं, जो बताते हैं कि तो ये राजनीतिक प्रभाव था कि जो ब्राह्मण है वो भी क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, क्षत्रिय भी इनके साथ चल रहे हैं। शूद्रों को भी मौर्य काल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि शूद्र जो है उसका जो है खेतीबाड़ी का काम भी शुरू कर रहे हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि किस तरह से जो विदेशी आक्रांता है तो उन्होंने कौन कौन से जो सकारात्मक थे नकारात्मक तत्व थे उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया। फिर ये तो हो गया राजनीतिक, फिर हो गया धार्मिक। धार्मिक में भी जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा मिला। सामाजिक पक्ष ने किया, आर्थिक पक्ष, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नति हुई। एक जो पक्ष है वो था वैज्ञानिकवाद की भावना को बढ़ावा देना। तो वैज्ञानिकवाद की भावना कैसे बढ़ी? मौर्योत्तर काल में जब इसे संपर्क हुआ यूनानियों से, तो इनके द्वारा जो है सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान भारतीयों ने सीखी। आज जो सप्ताह का डिवीजन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो यूनानियों की देन। आज जो अपन कैलेंडर देखते हैं तो वो जो है वो यूनानियों के योगदान है। इसके अलावा जो काली मिर्च है उसको उस समय जो है उसको नाम दिया गया, जो है यवन प्रिया नाम दिया गया। इस तरह से जो है इन्होंने अपने जो है भारतीय समाज में को जो है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो ये जो प्योर हिस्ट्री का सवाल आपको थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आपस में जो है चीजें आपस में इंटरलिंक है तो उनको लिंक करके आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा क्लिष्ट सवाल है। सेकंड, वापस तीसरा सरल सवाल है, क्या गुप्त काल स्वर्णिम काल था? तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्या गुप्त काल स्वर्णिम था?
तो इसको लेकर भी जो इतिहास का जो विषय उसमें मत मतांतर बहुत ज्यादा है, मत विभिन्नता जो है बहुत ज्यादा है। तो गुप्त काल स्वर्णिमता, इसके भी दो पक्ष है। एक जो इतिहासकार विचारधारा कह रहे हैं कि गुप्त काल जो स्वर्णिम युग नहीं था, आर्थिक रूप से तो बिल्कुल ही नहीं था। वही जो दूसरा इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि गुप्त काल जो है कला, विज्ञान, साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वर्णिम काल था। तो इन दोनों ही बातों का निष्कर्ष निकाले तो इसका निष्कर्ष जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इसको, उसमें वो बताते हैं कि जिस तरह से उस समय की जो काव्य की रचनाएं हुई है, जिस तरह से उदाहरण मिलते हैं, जिस शांति के द्वारा जो काव्य रचनाएं हुई है, उनसे पता चलता है कि गुप्त काल जो है वो एक गोल्डन ईरा था या पर्णीय एज था। तो देखिए दोनों ही पक्ष है। तो पहले देखते हैं नकारात्मकता कि क्यों ये स्वर्ण काल नहीं है। तो स्वर्ण काल इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय जो है आर्थिक रूप से जो है गुप्त काल में जो है काफी सटी हुई है। उस समय के जो कल जैसे डिस्कशन किया था पुरातात्विक स्रोत, जिसमें न्यूमिस्मेटिक्स था, सिक्कों का अध्ययन था, तो गुप्त काल में आते आते जो स्वर्णिम सिक्कों में बहुत ज्यादा जो है मिलावटखोरी मिलती है। फाइयान जो है वर्णन करता है कि इस समय जो लोग हैं वो कोडियों का जो है कोडियों से व्यापार करते हैं। तो कोडियों से व्यापार करना ये उस समय की जो है उस समय की अगर आपको सोने के सिक्के मिले उनमें मिलावटखोरी बहुत ज्यादा है, तथा कोडियों का अगर व्यापार हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक रूप से जो है बहुत ज्यादा जो है विपन्नता आ चुकी है। तो इस कारण से ये जो है गुप्त काल स्वर्णिम काल नहीं था, केवल आर्थिक रूप से अगर देखा जाए। वही अगर इसका दूसरा पक्ष देखें जो ऐसे विचारक है जिनका मानना है कि कला, विज्ञान, साहित्य में जो है गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गुप्त काल का जो सेलिएंट फीचर है वो है कि गुप्त काल के समय जो है सबसे पहले मंदिर बने, और मंदिर में भी जो शिखर निर्माण की कला है वो गुप्त काल में मिलती है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसका जो शिखर बना हुआ है वो उत्तर भारत का प्रथम शिखर निर्मित जो है मंदिर है। तो ये इसका जो है सेलिएंट फीचर है कि आपको उस समय जो है गुप्त काल के बारे में पता चल रहा है। फिर अनेक ऐसे मंदिर है जैसे लक्ष्मणगढ़ का सिरपुर मंदिर है, इसके अलावा जो माता पार्वती का मंदिर है नैना कुठार का। तो ये सब बातें बताते हैं कि उस समय जो है मंदिर निर्माण की दृष्टि से देखा जाए और पंचायतन शैली का निर्माण इसी समय होता है, थोड़ी हाइट ऊपर लेकर के जो है मंदिर बन रहे हैं। तो इस कारण से मंदिर निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल निश्चित रूप से स्वर्णिम काल है। और दूसरा अगर चित्रकला के रूप में देखा जाए तो बाग चित्रकलाएं जो मिल रही है उस समय की, उससे पता चलता है कि गुप्त काल स्वर्णिम काल था। और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल में जो है इतने साहित्य का निर्माण हुआ कि आज भी जो अपन दैनिक जीवन में कौवा और लोमड़ी की कहानी और खरगोश और कछुए की कहानी ये सब जो सुनते हैं वो गुप्त काल की देन। इसी समय जो है महाभारत और रामायण को जो लिपिबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है लॉकडाउन के दौरान जो रामायण और महाभारत को सबसे ज्यादा टीआरपी जो हुई थी रिलीज, तो वो सब गुप्त काल की देन है सब की सब। तो चूंकि आज भी घटनाएं प्रासंगिक लगती है तो उस समय तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक रही होगी। तीसरा जो लोक साहित्य है, इस समय जो है कामसूत्र पर बातें हो रही है, शब्दकोश पर बातें हो रही है, विज्ञान की बातें हो रही है, पृथ्वी की गणना का काम हो रहा है, पाई की जो खोज हो रही है, जीरो की खोज हो रही है, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इस काल में है। यहाँ तक कि जो कालिदास है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उसके बारे में जो है उसकी जो रचना है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जैसी उपमा कोई नहीं दे सकता। तो उन्होंने कालिदास ने जो ऋतुसंहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश जो ऐसे महाकाव्य लिखे हैं वो अतुलनीय है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, पहली भारत की पहली लेक्सिकोग्राफी है। वात्स्यायन ने कामसूत्र के बारे में लिखा है। हर एक एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षण के बारे में जो इस समय लिखा जा रहा है। इस कारण से जो है गुप्त काल स्वर्णिम काल है। यहाँ तक कि भारतीय दर्शन जो कि षड दर्शन है उसके बारे में इसी समय जो चर्चा हो रही है। इस कारण से कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है वो स्वर्णिम काल कहा गया है। तो दोनों ही पक्ष है, सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। सकारात्मकता तो ये है कि कोड जो है इस समय कला, विज्ञान, साहित्य का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण विकास की भी चरम अवस्था इसको कहा गया है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। तो ये सब 100 शब्द आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो।
तो प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, तो प्राचीन भारत में मुख्य रूप से शिक्षा के केंद्र जो थे वो 3 थे। फर्स्ट था नालंदा, फिर था विक्रमशिला, फिर था वल्लभी, एक था तक्षशिला, ओदनपुरी। वैसे 4-5 थे, लेकिन इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ था वो था नालंदा का विश्वविद्यालय। नालंदा का विश्वविद्यालय भी था, जो कि बाद गुप्त काल के जो शासक थे कुमार गुप्त, उनके समय रचना थी। तो एक पॉइंट छूट गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो गुप्त काल जो था अग्रणी था। तो सबसे पहला नालंदा। नालंदा कब बना? गुप्त काल के समय कुमार गुप्त नामक जो शासक थे उन्होंने बनाया था। नालंदा जो पूर्ण रूप से जो था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का पूरे मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तथा बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है इसको जो है इसको विध्वंस कर दिया गया था, लेकिन तो भी आज भी जो है इसके अवशेष बचे हुए हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। तथा यहाँ जो है विद्यार्थी बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। ज्योतिष, तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, अविद्या, पराविद्या, इन सभी चीजों का जो है ये हब बना हुआ था। तो एक हो गया नालंदा। दूसरा था तक्षशिला। तक्षशिला जहाँ से चंद्रगुप्त वगैरह अर्थशास्त्र के जो लेखक थे चाणक्य, वो यहाँ से पढ़े हुए थे। तो वो भी उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। और तीसरा जो था वो था वल्लभी। वल्लभी में उस समय जो वंश था मैत्रेय वंश था, इसने इसको जो है प्रश्रय देने का काम किया। वल्लभी में जो हीनयान शाखा का सबसे बड़ा जो है यह केंद्र था। इसके अलावा छोटा सा और था, वो था पश्चिमी बंगाल में ओदनपुर विश्वविद्यालय, जो कि बंगाल के 5 शासक, जो कि बंगाल में एक छोटा सा जिला है नदिया, वहां का जो शासक था उन्होंने जो है इसको बढ़ावा दिया और ओदनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इस तरह से जो है 3-4 जो विश्वविद्यालय हैं इनको बढ़ावा देने का प्रयास किया। और नालंदा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यह कुमार गुप्त से लेकर के हर्ष जो है इसके लिए 100 गांव जो है इसको भेंट कर रहा है कि 100 गांवों की जो है अगर 100 गांवों से जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो से जो है इसको राजस्व आय अगर प्राप्त हो रही है, तो इसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्राचीन भारत के कॉन्सेप्ट में बहुत मदद मिलती है। तो ये 4 सवाल थे, इनमें एक सवाल छूट गया है, वो है मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन कला तो बेसिकली एक तो होती राजकीय कला, एक होती है लोक कला। राजकीय कला में सामान्यतः स्तंभ है, उसके द्वारा जो शिलालेख बनाए गए वो आते हैं। और राजकीय कला में जो है बुलंदी बाग में जब खुदाई चल रही थी तो वहां से जो लकड़ी के महल मिले, उन लकड़ी के महलों की जो वर्णन है वो फाइयान करता है। तो ये सब राजकीय कला है। और एक दीदारगंज से जो चांबर कहानी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो मौर्यकालीन कला के बारे में सवाल बन सकता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े सवाल इनके अलावा नहीं बन सकते। तो ये जो है अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको काफी मदद मिलेगी सवालों से। तो ये इंपॉर्टेंट जो सवाल है जो आपको कंसेप्ट में मदद करते हैं, तो उनसे संबंधित जो है वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। कल जो है वो टॉपिक लेंगे। इसके बाद का जो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है उसमें जो है भक्ति आंदोलन है, इल्तुतमिश के बारे में है, सूफी साहित्य, भक्ति साहित्य, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।